अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर की बुक का फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसका फ़र्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट जो है या चार्जेस जो है उसके बारे में, उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का जो वर्ड है ये चार्जेस के लिए है, जो इलेक्ट्रो का वर्ड है ये चार्जेस के लिए है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है नॉट मूविंग, स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप स्टेशनरी चार्जेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो आ जाते हैं, उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, ठीक है, उनका बिहेवियर, ये सारा कुछ इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में कुछ स्टैटिक्स की कुछ एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसकी फ़र्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, जो आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ख़ुद भी एग्ज़ामिन उसको कर सकते हैं कि जब भी आप अपने बालों को जो है वो सूखे बालों को ऐसे आप कम करें, यानी उनमें कंघी फेरें और बाद में कागज़ के छोटे छोटे पीस लेके कंघा उनके करीब लेके जाएं, तो वो उनको जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से है, यानी कंघे पे चार्ज आ गया है और वो फिर जो कागज़ के पीसीज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है वो ये फिनोमिना है। और दूसरे केस में जब बादलों में बिजली जो है वो चमकती है, बादलों में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाता है और फिर वो अपोजिट चार्ज की तरफ जो है वो जाते हैं, तो हमें एक ऐसे स्ट्राइकिंग जो लाइट है, लाइट स्ट्राइकिंग जो है वो हमें नज़र आती है। तो ये दोनों फिनोमिना जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की जो है वो, यानी चार्जेस के दरमियान जो होती है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसकी एग्जांपल के बारे में यानी आपको बताते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमिना जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स एक्चुअली चार्ज पार्टिकल के दरमियान पाई जाने वाली फ़ोर्स है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह दो मैसिव बॉडीज़ के दरमियान जो है वो फोर्स पाई जाती है। दो मैसिव बॉडी, यानी एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है, तो आपने ये पढ़ा कि Fg जो है वो m1 m2 ओवर r स्केयर के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट आएगा g। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो मैस पड़े हुए हों तो उनके दरमियान ये फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन की प्रेजेंट होती है, जो डिपेंड करती है दोनों के मैसेस पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके स्केयर के। ठीक है, इसी तरह से अगर चार्ज बॉडीज़ होंगी, दो चार्ज पार्टिकल कहीं पे होंगे, तो उनके दरमियान भी एक फ़ोर्स जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, वो फोर्स जो है वो क्या कहलाएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस रेस्ट में हैं, तो वो फोर्स जो है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को की नेचर जो होती है वो ये होती है कि चार्ज क्योंकि दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो है वो मिलके बना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता। तो नेचर में हमारे पास दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होती है वो फोर्स किस तरह की होगी नज़र नहीं आती, लेकिन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दो मैस बॉडीज़ होंगे तो उनके दरमियान फोर्स मौजूद होगी, हमें नज़र नहीं आएगी लेकिन वो उनके दरमियान फोर्स मौजूद होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो आपको एक फ़ोर्स जो है वो महसूस होगी। वो फोर्स किस तरह की होगी ये डिपेंड करता है कि कौन से चार्ज आप एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं। अगर तो आप दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं तो आपको रिपल्शन की जो फोर्स है, रिपल्शन की फोर्स महसूस होगी, यानी ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पीछे की तरफ जो है वो धकेलेंगे। जैसे ही आप इनको करीब लेके आने की कोशिश करेंगे, ये दोनों ऐसे लगेगा जैसे दोनों जोर लगा रहे हैं और पीछे की तरफ जो है वो धकेलेंगे, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से अगर दो नेगेटिव चार्ज को करीब लेके आने की कोशिश करेंगे तब भी, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लेके आने की कोशिश करेंगे तो वो अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो दिखाएंगे, यानी क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स मौजूद होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होगी, वो अट्रैक्शन की होगी। ठीक है, तो नेचर में
चार्ज पार्टिकल के दरमियान एक फ़ोर्स जो है वो मौजूद होती है, वो फ़ोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। और उस फ़ोर्स की नेचर क्या है कि अट्रैक्टिव होती है या रिपल्शन की होती है। तो जो लाइक चार्जेस होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, उनमें एक रिपल्शन की फ़ोर्स होगी, वो रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी जो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ग्रेविटेशन की जो फ़ोर्स होती है, जो दो मैस पार्टिकल्स के दरमियान होती है, जिसकी अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी, वो फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की होती है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो स्टेशनरी चार्ज के दरमियान पाई जाती है, ये रिपल्शन की भी होती है और अट्रैक्शन की भी होती है। इस फोर्स को इन्वेस्टिगेट किया था एक चार्ल्स कोलम ने 1876 में, और उसी ने जो है वो फिर इसकी इक्वेशन जो है या इसका फार्मूला जो है वो हमें फिर बताया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, किस चीज़ के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करती है, किस चीज़ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो बताएंगे। तो इसलिए इसको कोलम्स लॉ का जो है वो नाम दिया जाता है। चार्ल्स कोलम के नाम पे इसको कोलम्स लॉ का नाम दिया जाता है। उसने क्या इन्वेस्टिगेट किया एक्सपेरिमेंट से? उसने कहा कि ये जो फोर्स होती है, यानी जो दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स मौजूद होती है, ये फोर्स एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। देखें, हमारे पास दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। दोनों जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, ये फोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कब ये फोर्स बढ़ती है, कब ये फोर्स घटती है, कौन सा फैक्टर है जो इस फोर्स को बढ़ाता है, कौन सा फैक्टर है जो इस फोर्स को कम करता है, ये कोलम्स ने जो है वो इन्वेस्टिगेट करके हमें बताया। तो अब ये फोर्स जो है वो जैसे ही हम ये Q1 जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड है, Q2 जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब है चार्ज की मैग्नीट्यूड, चार्ज ज़्यादा है कम है। और इसको आप जो इसके लिए यूनिट मैयर के चार्ज को मैयर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं कोलम्ब। और कोलम्ब की वजह से ही इसको जो है वो यहाँ पे कोलम्ब के नाम पे ही इसका जो है वो नाम रखा गया है कोलम्ब। और इसको Q1 और Q2 के नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज जो है वो हमारे पास Q2 है। ठीक है, अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। फर्स्ट जो है वो ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि अगर हम दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो फोर्स हमारे पास बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी हमारी जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरा, अगर हम उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस है वो हम बढ़ाते हैं, यानी 1/r², जो हम ये जो डिस्टेंस है अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाती है, और अगर हम ये डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स, ये कॉमन सेंस की भी बात है कि जब आप चार्जेस को एक दूसरे के जितना करीब लेके आने की कोशिश करेंगे, चाहे वो रिपल्शन की फ़ोर्स होगी, चाहे वो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी, वो बढ़ेगी। लेकिन जब आप इनको दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, ये जैसे एक दूसरे से दूर होते जाएंगे वैसे ही इनकी फ़ोर्स जो है वो कम होती जाएगी। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ जो है वो फ़ोर्स कम होती जाएगी। तो इसको कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R² स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये जो फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान मौजूद होती है। तो अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस किस्म की बनती है, F इज़ इक्वल टू KQ1 Q2/R²। और यहाँ पे ये जो K है ये कॉलम का कांस्टेंट है, इसको जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम दिया जाता है। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का जो है वो नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ज़ाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फ़ोर्स लगाएंगे। जो ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा वो फोर्स F21 कहलाएगी, जो ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा वो F12 कहलाएगी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर, यानी मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है।
तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन इनका साइन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, इसको कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। यानी Q1 जो है वो Q2 पे लगाएगा और Q2 जो है वो रिटर्न Q1 पे लगाएगा। वही फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तब भी आप देखें कि ये वाली जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रही है, ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो अट्रैक्शन की फोर्स है, तो ये नहीं कि ये इसकी तरफ लगा रहा है और ये जो है वो इसकी तरफ लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, यानी दोनों फोर्सेस आपस में बराबर, लेकिन साइन जो है वो इनका ऑपोजिट आएगा क्योंकि डायरेक्शन जो है वो इनकी ऑपोजिट है। तो ये वाली फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स लगाती है होती है, यानी दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो होगी हमारी इक्वेशन। इसके बारे में मज़ीद हम थोड़ा सा करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो ये हो गई कि F इज़ इक्वल टू, अब K की वैल्यू पे हमने देखना है, वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था ना वो देखना है वो क्या चीज़ है, वो उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक कांस्टेंट है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। Q1 Q2 तो दोनों की मैग्नीट्यूड होगी, आर उनके दरमियान डिस्टेंस हो गया, और ये 1/4 पाई जो है ये एप्सिलॉन नॉट, ये उसके की कांस्टेंट की वैल्यू है जो कोलब ने दिया था। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, यानी चार्जेस के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, यानी एयर है और वैक्यूम है, तो एयर और वैक्यूम के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई मटेरियल मौजूद नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ये जो है वो आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कॉलम स्केयर। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, मीटर स्केयर डिस्टेंस की यूनिट आ गई, और कॉलम स्केयर जो है वो चार्ज की यूनिट आ गई। तो आप यहाँ से इसकी यूनिट को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास कांस्टेंट मौजूद है उसकी यूनिट को। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू ये जो है वो दी गई है। फ्री स्पेस का मतलब ही ये है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता, यानी वैक्यूम। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर इन अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस ना हो, चार्ज कौन सा हमेशा वैक्यूम में ही होंगे। बहुत से चार्ज पार्टिकल बॉडीज़ जो हैं वो एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे या हम होते हैं देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं और भी हो सकते हैं जिनके दरमियान कोई मीडियम हो सकता है फ्री स्पेस के अलावा। देन जो है वो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगी, देन हमारी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा। यानी ये जो ऊपर हमें इक्वेशन दी गई है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फ्री स्पेस के लिए है, जिसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है, यानी कोई भी मीडियम जो मटेरियल पार्टिकल हो सकता है, तब क्या होगा, तब हमारी इक्वेशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, जिसमें जो एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो की जगह पे रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली उस मटेरियल मीडियम का कांस्टेंट होगा जो मटेरियल मीडियम उस वक्त प्रेजेंट होगा। आप इन दोनों में जो फ़र्क है वो इस इक्वेशन में जो है वो देख सकते हैं। ये जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये रिलेटिव परमिटिविटी है। यहाँ पे आपको इन तीनों के दरमियान जो है वो एक रिलेशन भी पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन दिया गया है, यानी ये उस मटेरियल मीडियम से है रिलेटेड। तो इसको अगर मटेरियल मीडियम जो भी अब होगा उसके लिए आप इसका नाम देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और ये रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली उस मटेरियल का होगा, और वो मटेरियल क्या कहलाएगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। यानी दोनों चार्ज पार्टी का, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, यहाँ पे जो भी आप मटेरियल जो है वो रखेंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये जिस मीडियम में पड़े हुए होंगे उस मीडियम का जो मीडियम इंसुलेटर होगा, और वो मीडियम क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक। और इसकी जो वैल्यू होगी इसके कांस्टेंट की, वो अब ये नहीं होगी बल्कि ये होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इसको नाम देंगे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का जो है वो इसको नाम देंगे। ठीक है, और ये हर मटेरियल के लिए अपना अपना होगा, यानी जो आप मटेरियल रखेंगे ये उस मटेरियल के मुताबिक जो है वो इसकी आपको वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने F वैक्यूम रखा, नीचे जो है वो मटेरियल रखा, तो आप यहाँ पे एक और इक्वेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के लिए कि वो क्या होती है। ठीक है,
अब क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने इसकी वेक्टर फॉर्म भी देख लेनी है, स्केलर फॉर्म भी। ठीक है, तो अगर आप इसकी स्केलर फॉर्म को देखना चाहते हैं तो ये जो है वो इसकी स्केलर फॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दी गई है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म देखना चाहते हैं कि वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म जो है वो इसकी ये होगी। इसमें F को जो है वो बोल्ड फेस लेटर से लिखा है, आप जो है वो एरो का निशान डाल सकती हैं इसके ऊपर। चेंज क्या आया है, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R मैग्नीट्यूड का स्केयर। और ये यहाँ पे आपको अगर गौर करें तो छोटा सा एक R नज़र आ रहा है जिसके ऊपर यूनिट वेक्टर की अलामत लगाई गई है। जब भी वेक्टर को आपने लिखना होगा तो फर्स्ट जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी और सेकंड उसके साथ क्या आएगा, उसका यूनिट वेक्टर आएगा। ये उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, यानी उस डिस्टेंस का या उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके बारे में जो है वो आपको बताएगा कि फोर्स जो है वो किस तरफ है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। ये आपको यूनिट वेक्टर जो है वो आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो ये हो गई फोर्स की जो है वो स्केलर फॉर्म, यानी ये आप इसको फोर्स की स्केलर फॉर्म कह सकते हैं। और ये वाली जो है वो आपकी फोर्स की वेक्टर फॉर्म होगी जिसमें आर का यूनिट वेक्टर जो है वो साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये था कोलम्स लॉ, जो कि चार्ल्स कोलम ने इन्वेस्टिगेट किया था इसको दो चार्ज पार्टिकल के लिए, कि उसके दरमियान एक फ़ोर्स मौजूद होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कहा जाता है, और उसको हमने डिफ़ाइन किया और उसकी इक्वेशन को। उम्मीद है कि आपको इसकी क्लियर जो है वो समझ आ गई होगी।